Assalamu alaikum students. This would be our last lecture, that is the 32nd lecture, and in the start of 32nd lecture I would like to revise all the course contents which we have discussed in the previous 31 lectures. अब ये पिछले 31 लेक्चर जो थे इसके अंदर आपने एनालिटिकल डायनामिक्स के मुतालिक बहुत सारा कुछ पढ़ा। अब वो बहुत सारा कुछ जो था, क्या उससे हमारी कोर्स आउटलाइंस कवर होती हैं या नहीं होती, था तो जाहिर है वो कोर्स आउटलाइंस के मुताबिक ही। तो अब हम वो थोड़ा सा देख लेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा। मेजर आपको जो बुक्स मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, वो मैंने आपको बताया था कि गोल्डस्टीन की बुक हमारी मेजर बुक होगी जिसको हम फॉलो करेंगे और उसके अंदर से हम कंटेंट्स लेंगे। कंटेंट्स में आपने काइनेमेटिक्स से गो के आपकी कोर्स आउटलाइन जो आपको नज़र भी आ रहा है ये शुरू होती हैं काइनेमेटिक्स से, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था वो गोल्डस्टीन की बुक का फर्स्ट चैप्टर था। उस फर्स्ट चैप्टर में से हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स ली थी और उसकी हेल्प से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी और मैस वगैरह ये सारा देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सबसे पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसमें कंजर्वेशन लॉज को देखा। उसके बाद हम पहुंचे कि अच्छा जी, अगर ये कंजर्वेशन लॉज हैं, इसके हिसाब से चीज़ें हैं, तो डीएलम्बर्ट्स इक्वेशंस कैसे बनेंगी, कैसे फॉर्मुलेट होंगी, वो हमने सारा मेथड देखा। डीएलम्बर्ट के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लैग्रांज पे आए। यानी पहले हमने थोड़ी सी जो स्टार्ट में डिस्कस की थी वो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, और उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए थे लैग्रांजियन मैकेनिक्स पे। लैग्रांज मैकेनिक्स में जब हम आए, अच्छा डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को डिराइव करने के दौरान हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा था वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस, वही वाली जो आप बैचलर्स में पढ़ के आए हैं। अगर आप वो भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन उसके प्रॉपरली हमने देखा जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है, उसके रिलेटेड वर्चुअल वर्क कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। वर्चुअल वर्क वो वर्क था जो वर्चुअल फोर्सेस करती हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अबाउट होता है, जितनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई उसके लिहाज से वर्चुअल वर्क देखा जाता है। ये सारा कुछ हमने जो किया था, एक तो ये केस से हमने डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फाइंड आउट किया। दूसरा आपने बाद में, काफ़ी बाद में ये देखा कि ये जो वर्चुअल वर्क है जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसके लिहाज से हम एक्शन प्रिंसिपल को भी निकालते हैं। उसके अंदर भी आपका डेल्टा इंक्लूड था, यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स के हिसाब से वर्चुअल चेंजेस इंक्लूड थी। काफ़ी बाद में आपने देखा। उसके बाद जी यहाँ तक हमने सारा किया। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी की, डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से रिलेटेड भी आपने काम किया, आपने वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी काम किया, आपने फिर कंजर्वेशन इक्वेशंस को भी मेंशन किया, उसके हिसाब से भी आपको कुछ समझ आया। फिर हम आ गए थे कि अच्छा जी आर्म कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उस पर डिपेंडेंट कुछ और कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, तब हम स्पेस में मूव कर रहे थे और स्पेस में भी मूव कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने बहुत ज़्यादा लिया, बहुत ज़्यादा कंसिडर किया। हमने कहा जी प्लेनर मोशन जो है, जो आप बैचलर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं, वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप देखते थे। आप स्पेस में जो मोशन है पार्टिकल की, वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के हिसाब से देखते थे। प्लेनर मोशन आप एक्स और वाई के हिसाब से देखते रहे और जो स्पेस में मोशन है वो आप एक्स वाई जेड के हिसाब से देखते रहे। ठीक है, उस लिहाज से हमने डिस्कस किया। टाइम के लिहाज से भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया और इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने कोर्स कंटेंट्स पढ़े कि जी हम क्या अब जब आप स्पेस को और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लेते हैं, उससे रिलेटेड जो हमने कोर्स कंटेंट्स पढ़े, बाद में पढ़े, काफ़ी बाद में पढ़े क्या थे कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं और रोटेशन मैट्रिक्स जो भी आपने चंद लेक्चर्स पहले पढ़ा था, ये कैसे डिराइव किया जाता है। फिर हमने देखा कि अच्छा जी ये ठीक है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं और रोटेशन मैट्रिक्स भी होता है, जो हमने चंद लेक्चर पहले ही किया है ताकि कोर्स कंटेंट्स कंप्लीट हों। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि अच्छा 2 डायमेंशन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपके पास एक पार्टिकल है
जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो उस पार्टिकल से रिलेटेड आप कह सकते हो कि अगर उसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन में है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आर थीटा में, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर पार्टिकल मोशन सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में नहीं है बल्कि स्पेस में है, उसमें एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी ऐड हो रहा है, यानी कि आपको पार्टिकल जो है वो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स रखता है, तो इसकी कन्वर्जन 2 किस्म के कोऑर्डिनेट्स में हो सकती है। एक तो ये है कि आप आर थीटा वही प्लेन में चेंजेस लो और जेड एक्सिस के अलोंग चेंजेस दे लो, यानी उसी प्लेन को जेड के हिसाब से चेक करते जो आप कहोगे जी जेड एक्सिस पे एक प्लेन है जिसमें ये पार्टिकल इस जेड पे एक प्लेन है जिस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और उस प्लेन के अंदर क्या हिसाब किताब होगा, तो उस प्लेन में आर थीटा की मदद से इसको मेंशन कर दो। दूसरा था जी आर फाई और थीटा के हिसाब से, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। अब प्लेन के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको आर थीटा यानी पोलर में एक्सप्रेस करना तो निस्बतन आसान है। हमने ये देखा कि प्लेन में जब एक पार्टिकल मूव करता है, यानी कि आपके एक्स वाई प्लेन है आपका, ये आपका इसके अंदर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब प्लेन में मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, तो हम उसकी मोशन जो देखते हैं एक तो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, उसमें एक तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से सीधा सीधा ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं, और ये जो ओरिजिन के हिसाब से हम कहते हैं कि कोई भी हमारा डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिकल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो मोशन में हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। और एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक्स वाई के हिसाब से इस प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसी एक्स वाई को जब हम आर थीटा के फॉर्म में लाते हैं तो आर क्या है, रेडियस ऑफ ए थर्ड सर्कल, और थीटा क्या है, एक एंगल। हम एंगल और रेडियस से उस पार्टिकल को एक्सप्रेस करना लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम ये दो रूलर्स यूज करें एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई दो रूलर यूज करें, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पार्टिकल की मोशन जो है वो आप एक सर्कल से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और सर्कल से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सर्कल ऑफ रेडियस आर, पार्टिकल ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन को आप सर्कल ऑफ रेडियस 0 ले रहे हो, पॉइंट है एक ओरिजिन, उसको कंसिडर किया एज एन ओरिजिन, उसको हम कहते हैं ये सर्कल ऑफ रेडियस 0, और उससे ओरिजिन से आपका पार्टिकल कितना दूर है, और एंगल एक स्पेशल लाइन आप ले रहे हो, उससे एंगल उसका थीटा बनता है। आपने इस लिहाज से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप इस मोशन को ले आए हो सर्कल्स में। अब 3 डायमेंशन में जब आप आए तो अब 3 डायमेंशन में गोलाई के हिसाब से 2 चीजें बन सकती हैं। एक 3 डायमेंशन में सिलेंडर होता है जिसमें एक रेडियस होता है और ऊपर नीचे जाना होता है। ठीक है, उसका बाकी सरफेस प्लेन होता है। सबसे पहला इजी कॉन्सेप्ट इन प्लेन पोलर से 3 डायमेंशन में जब आप जाएं वो एक सिलेंडर का ही है कि प्लेन के अंदर एक सर्कल है, वो सर्कल ऊपर भी हो सकता है, वो सर्कल नीचे भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे मूव कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा एक ये है कि जी एक आर और फाई तो इसी सर्कल को रिप्रेजेंट करने, लेकिन एक और एंगल बीच में इंक्लूड हो गया है, दैट इज द एंगल थीटा, जो कि जेड एक्सिस के साथ वो पॉइंट बना रहा है। जेड एक्सिस के साथ एक एंगुलर टर्म ऐड हो गई है, बजाय इसके कि प्लेनर टर्म कार्टेशियन टर्म ऐड होती, इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, आर थीटा जेड, उसकी बजाय एक पोलर टर्म ऐड हो गई है जिसको हम कहते हैं थीटा के। आर फाई तो विद इन द प्लेन आपको शो कर रहा है उसकी पोजीशन, एक्स वाई प्लेन के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से आर फाई शो कर रहा है, और उस पॉइंट का जेड एक्सिस के हिसाब से भी कुछ बन रहा है एंगल, वो थीटा, उसके हिसाब से हमने बात कर ली। अच्छा, जब हमने सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात की तो उसके लिहाज से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी उनकी बात कर ली कि अच्छा अगर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके लिहाज से वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल सिलेंड्रिकल में क्या होगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी। एक्सेलरेशन अगर प्लेनर में या सॉरी स्पेस में ऐसी है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या है। पोलर की भी हमने बात की, लेकिन पोलर की मैंने बात सिर्फ इसीलिए की थी कि आपको बेस का पता चल जाए। ठीक है, तो बेसिक्स के बाद ये नंबर्स प्रिंसिपल वगैरह के बाद हमने वो उसके बाद फिर ये आ जाते हैं, प्रॉपर मोशन आ जाती है कि आपको रोटेटिंग
कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का पता चल गया, जो कि मैंने तो बीच बीच में डिस्कस किया, रोटेटिंग मैट्रिक्स को भी दरमियान में ही डिस्कस किया है। उसके बाद जी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को भी मैंने काफ़ी बाद में डिस्कस किया है, लेकिन ये कि ये इसी हिसाब से था कि अच्छा इस किस्म के प्रॉब्लम आने हैं तो आपको इस चीज़ का पता हो तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। और जो बिल्कुल प्रॉब्लम से ज़रा हटके थे, यानी रोटेटिंग कोऑर्डिनेट्स और रोटेटिंग मैट्रिक्स जो है वो मैंने इसलिए एंड पे डिस्कस किया कि वो विद इन द प्रॉब्लम नहीं शामिल हो रहा था, वरना मैं यही अपनी आउटलाइंस रखी हैं। एज सच ये आउटलाइंस फॉलो नहीं की, मैंने इस तरह से किया कि जो जो चीज़ जहाँ जहाँ इंक्लूड हो रही है वहाँ पे डाल दूँ। उसके बाद जी हमने डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल तक जहाँ पे कर लिया, उसके बाद हमने लेग्रांजियन मैकेनिक्स को डिस्कस करना शुरू किया कि ठीक है जी ये तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, हम लेग्रांजियन रिफॉर्मुलेशन मैकेनिक्स की देखें जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और उसकी हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ी कि लेग्रांजियन मैकेनिक्स जो है उसकी वजह से होता क्या है कि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से उसमें डील करते हैं, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपके फ्री कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऐसे कुछ ले लें कि हमारी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएं, वो कम हो जाएं। और ये लेग्रांजियन मैकेनिक्स का सबसे बड़ा इफेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही कुछ ऐसे उसके अंदर लेते हैं कि जिससे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस जो हैं, जिसके कंस्ट्रेंट मोशन के जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो खत्म हो जाए। कोशिश हम ये करते हैं कि कम से कम कंस्ट्रेंट्स रहें, बेहतर तो ये है कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे हो जिससे कंस्ट्रेंट्स खत्म हो जाए। कंस्ट्रेंट्स भी हमने डिस्कस किए। कंस्ट्रेंट्स हमने कहा कि ये दीज आर ऑब्स्टिकल्स इन मोशन, मोशन को रोकने वाली कोई चीज़ है, मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हमने कंस्ट्रेंट कई दफ़ा किया कि जी पार्टिकल एक सिलेंडर पे घूम रहा है, सिलेंडर के सरफेस पे घूम रहा है। हमने कंस्ट्रेंट किया जी बीड जो है वो वायर पे घूम रहा है। हमने कंस्ट्रेंट लगाया कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और प्लेन कैसा है, एक्स वाई प्लेन जो है वो इस तरह से टिल्ट है। हमने फिर और कंस्ट्रेंट्स लगाए, हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी इन कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड, हमने एग्जांपल्स की, उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स थे। मोशन पे ये कंस्ट्रेंट है, मोशन पे ये कंस्ट्रेंट है। एक पार्टिकल है जो स्फीयर के ऊपर से टॉप से मूव कर रहा है और कहीं जाके गिर जाता है। एक पार्टिकल है जो स्फीयर के ऊपर ही मूव कर रहा है, उसको हमने इजाज़त ही नहीं दी स्फीयर से अंदर जाने की, उस सरफेस से अंदर जाने की या बाहर जाने की। एक पार्टिकल है जो स्फीयर के सरफेस के अंदर ही मूव कर रहा है, वो ऊपर या बाहर नहीं जा सकता। एक पार्टिकल है जो स्फीयर के सरफेस से बाहर बाहर मूव कर सकता है, स्फीयर के सरफेस के अंदर नहीं मूव कर सकता। कितनी तरह के कंस्ट्रेंट्स हमने लगाए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का हमने डिस्कस किया कि ये कंस्ट्रेंट्स अगर हम लगाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे तो उसकी वजह से जो फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि फ्री कोऑर्डिनेट्स इतने ज़्यादा नहीं रहते, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो रिस्ट्रिक्टेड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप हटा दो, वो जिन पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को आप छोड़ के जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो जितने हैं वो आपके सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है। फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का हमने जिक्र किया, तो उसके बाद जनरलाइज्ड वेलोसिटीज का भी जिक्र किया कि उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो आपकी वेलोसिटीज आती हैं वो जनरलाइज्ड वेलोसिटीज हैं। जनरलाइज्ड वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंडेंट जो फोर्सेस हैं वो जनरलाइज्ड फोर्सेस हैं। ये सारा काम हमने कब किया कि जब हम लेग्रांज इक्वेशन निकाल रहे थे। लेग्रांज हमने डिफाइन किया, लेग्रांज हमारा क्या था, लेग्रांजियन हमारा था L = T-V। और ये हमने कहाँ से निकाला, हमने डीएलम्बर्ट्स इक्वेशन ली, डीएलम्बर्ट्स इक्वेशंस मैंने ली, और इक्वेशन से मैंने लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली, और विद द हेल्प ऑफ, इसके दो मेथड थे, एक तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स मैंने निकाली, ठीक है, और दूसरी मैंने इसकी जो फॉर्म्स थी, दो फॉर्म्स वो निकाली थी। उसके अंदर से एक तो सिंपल लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन थी और दूसरी जो फॉर्म थी वो आयलर लेग्रांज इक्वेशन थी। तो लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली जो कि आयलर लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाई, और इसको हमने इतना यूज किया, इतनी इसकी एग्जांपल्स की हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, और ये सारी लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हुए हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज भी निकालनी, जनरलाइज्ड फोर्सेस भी निकालनी, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस कर लिया।
अब ये सारा था लेग्रांज इक्वेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया, हमने जी लेग्रांज मल्टीप्लायर भी यूज किए। लेग्रांज मल्टीप्लायर हमने यूज किए क्यों, डीएल नंबर्स प्रिंसिपल से लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हुए लेग्रांज मल्टीप्लायर हमने यूज किए। लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज किए तो उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी कर ली कि लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करना और कैसे निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किस किस के लिए निकाली, होलोनोमिक सिस्टम्स के लिए भी निकाली, नॉन होलोनोमिक सिस्टम्स के लिए भी निकाली विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अच्छा अब ये था कि हमने टोटली कितने सिस्टम्स सारे में डिस्कस किए लेग्रांज इक्वेशन निकालते हुए। कौन कौन से सिस्टम डिस्कस किए, हमने जो डिस्कस किए हैं सिस्टम्स, उसमें एक तो ये था कि जी कंस्ट्रेंट्स के हवाले से सिस्टम्स, वो दो तरह के हमने सिस्टम्स देखे। एक तो था कि जिसमें कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इक्वेशन बनाते हैं, वो तो थे होलोनोमिक सिस्टम्स। एक कंस्ट्रेंट जो है वो इनइक्वालिटीज बनाते थे, वो थी नॉन होलोनोमिक सिस्टम्स। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट के हवाले से जो सिस्टम डिस्कस किए, एक था स्क्लेरोनोमिक सिस्टम जिसमें कंस्ट्रेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। दूसरे थे रियोनोमिक सिस्टम जिसमें कंस्ट्रेंट जो थे वो डिपेंडेंट ऑन टाइम होते हैं। थर्डली हमने सिस्टम जो डिस्कस किए वो फोर्सेस के हिसाब से किए कि कंजर्वेटिव सिस्टम्स जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं इन्वॉल्व होती। कंजर्वेटिव फोर्सेस को हमने जो डिस्कस किया वो इस हवाले से किया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके पीछे कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स अराइज होती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होकर आपकी फोर्स बने तो वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जो नॉन कंजर्वेटिव बीच में सिस्टम के इंक्लूड हो रही हैं वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम बनाती हैं। अब ये सारा कुछ डिस्कस करके हमने उसके हवाले से होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक से लेग्रांज इक्वेशन भी डिस्कस की। उसके बाद फिर आपको पता है ये जो मैंने अभी आपको सारे सिस्टम बताए इसके हिसाब से हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं जी। ये टाइप का सिस्टम की कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, रियोनोमिक है, स्क्लेरोनोमिक है, होलोनोमिक है, नॉन होलोनोमिक है, वगैरह 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 कितना कुछ किया। उसके बाद हमने वेरिएशनल कैलकुलस डिस्कस की। वेरिएशनल कैलकुलस में हैमिल्टन प्रिंसिपल वो आपने निकाला, बल्कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या, आपने तो हैमिल्टन इक्वेशन निकालनी और हैमिल्टन इक्वेशन निकाल के फिर हमने कहा कि उसके हिसाब से हम कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं। हमने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स निकाले। उसके बाद हमने कहा जी वो कोऑर्डिनेट्स इग्नोरेबल हैं जो कि हैमिल्टन में इंक्लूड नहीं होते और वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक हैं जो लैग्रांजियन में नहीं आते। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स की बात की, हैमिल्टन जैकबी थ्योरी यूज की और हैमिल्टन जैकबी इक्वेशंस भी निकाली। और इसके अलावा हमने थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी इसकी थ्योरी भी पढ़ी। और हमने कितनी डिटेल से किया जी कैनोनिकल इक्वेशंस और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है जी। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जो हैमिल्टन की इक्वेशन जो है उन सब को चेंज ना करें, हैमिल्टोनियन चेंज हो सकता है। उससे हमने धड़ाधड़ एग्जांपल्स किए हैं और काफ़ी ढेर सारा काम इस पे किए। आज जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ वो हैमिल्टन जैकबी इक्वेशंस के मुतालिक है। हैमिल्टन जैकबी थ्योरी हमने सारी पढ़ी, हैमिल्टन जैकबी इक्वेशंस पढ़ी, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। उसमें से एक एग्जाम्पल हमने पहले भी की थी लेकिन वो उस तरह से डिटेल से नहीं की थी। आज मैं उसको दोबारा बताऊंगी ताकि वो कुछ अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसके अलावा फर्दर ओवरऑल आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स हमसे हो सकेंगी इस ड्यूरेशन में ना। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की ही कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर में भी। पहली एग्जांपल है फ्री पार्टिकल की। फ्री पार्टिकल इन स्पेस, उसका कोऑर्डिनेट फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल ली है फ्री पार्टिकल की जो एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, जो एक टी के अकॉर्डिंगली चले जा रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि क्यू के अकॉर्डिंगली चले जा रहा है। उसका आपको पता है कि जी एक फ्री पार्टिकल स्पेस में हो, हमने ये बात की थी, याद करें कि अगर एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन है एक्स वाई जेड, तो ये हो सकता है कि एक्स बी आपका एक पैरामीटर डिपेंडेंट हो। लेट अस से इस वक्त मैं उसको क्यू रख रही हूँ, वाई बी आपका क्यू डिपेंडेंट है और जेड बी आपका क्यू डिपेंडेंट है। और इसके लिहाज से हमने कैलकुलस में पैरामीट्रिक इक्वेशन की हुई है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल को सिर्फ एक पैरामीटर क्यू एक्सप्रेस कर सकता है। हम वो चीज करें, पार्टिकल को सिर्फ एक फ्री पैरामीटर है क्यू जो एक्सप्रेस कर सकता है मोशन ऑफ द पार्टिकल।
अब उसके लिहाज से हम कहते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फ्री पार्टिकल है ना, बिल्कुल आज़ाद है। उसके लिहाज से हैमिल्टोनियन आपका है p²/2m। आपका हैमिल्टोनियन क्या है? p²/2m। अब रिस्पेक्टिव हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी रिस्पेक्टिव हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या बनेगी? आपको ये पता है कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन हमने कहां से निकाली थी? आपने सबसे पहले k को इक्वल टू 0 किया था। याद करें कि जी पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में h था हैमिल्टोनियन और नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स कैपिटल P और कैपिटल Q थे। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। पुराने आपके कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे Q और P और इसके साथ आपका एसोसिएटेड हैमिल्टोनियन था H। नए आपके कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे कैपिटल Q, कैपिटल P और एसोसिएटेड हैमिल्टोनियन था K। आपने हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी जब बनाई तो सबसे पहले आपने K को इक्वल टू 0 किया। K को इक्वल टू 0 किया तो K और H का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन कुछ निकल रहा था। K इक्वल टू H प्लस पार्शियल F बाय पार्शियल T, ये आपका रिलेशनशिप था K और H का। और इसके अलावा जो रिलेशनशिप हमने निकाले वो तो हमने जरा बाद में निकाले। सबसे पहले तो हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में कहा कि ये जो नया K है, नया हैमिल्टोनियन, इसको 0 कर दो और उसके लिहाज से आपका H जो है वो माइनस पार्शियल F बाय पार्शियल T है, वेयर F इज द जनरेटिंग फंक्शन एंड दिस F वाज लेटर टर्म एज S डिपेंडिंग ऑन Q एंड T। ठीक है, ऐसा आपका अल्फा एंड T तीन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट था, तो ऐसा आपने ले लिया था। यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट है जो इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन आपकी किस तरह बन जाएगी? आपका H जो है वो माइनस पार्शियल F बाय पार्शियल T है या माइनस पार्शियल S बाय पार्शियल T है। ठीक है, H की बजाय आप वो लगा दोगे। हम कहते हैं कि S एक ऐसा फंक्शन है जो कि जनरेटिंग फंक्शन है इस हैमिल्टोनियन के लिए, K के लिए, नए हैमिल्टोनियन के लिए। तो आपका S जो है वो किस पे डिपेंडेंट हुआ? आपका S X और T पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और आप कहते हो ये S अगर जनरेटिंग फंक्शन है तो H आपका किसके बराबर है? ये जो H आपका है ये माइनस पार्शियल S बाय पार्शियल T के बराबर। और जो दूसरी साइड है ये 1/2 p²/2m है। दूसरी साइड है इस इक्वेशन की p²/2m है। तो p²/2m इसका मतलब ये कि आपका p²/2mh है, फिर h इज द टोटल एनर्जी। और आप p को s के तौर पे लिख सकते हो। p जो है वो आपका s है, ठीक है, और ये आपका है इस वक्त पार्शियल s बाय पार्शियल x है। p आपका पार्शियल s बाय पार्शियल x है। ये आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन आपको बता रही है कि p जो है आपका वो पार्शियल s बाय पार्शियल x है। p आपका है पार्शियल s बाय पार्शियल x, ये हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी ने आपको बताया। तो माइनस पार्शियल s बाय पार्शियल t 1/2m पार्शियल s बाय पार्शियल x का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो आपका s जो है वो फंक्शन है x और t का। हम कहते हैं कि s f ऑफ x माइनस ई टी है। कंसिडर हमने किया है s इज f ऑफ x माइनस ई टी, ये हमने खुद से लिया। ठीक है, और पार्शियल s बाय पार्शियल x का हमें पता है कि ये अब बन गया पार्शियल f बाय पार्शियल x, और पार्शियल f बाय पार्शियल x आपका किसके बराबर है? p के बराबर, और p आपका है 2mh। h की बजाय अगर मैं e लगा दूं क्योंकि h टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्शियल f बाय पार्शियल x जो है, या हम इसको df बाय dx भी लिख सकते हैं क्योंकि f इज डिपेंडेंट ऑन x ओनली, इट इज इक्वल टू √2m कैपिटल E, इसके बराबर है। और इसको मैंने a का नाम दे दिया। E और a दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इसको आप a का नाम दे देते हो तो आपका f ऑफ x किसके बराबर है? आपका df बाय dx a के बराबर है। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करोगे f ऑफ x आपका आएगा ax प्लस या माइनस c के बराबर, वेयर c इज कांस्टेंट। आपका f ऑफ x है ax माइनस c के बराबर।
अब हैमिल्टन का प्रिंसिपल फंक्शन क्या होगा? आपको ये पता है कि पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आपका -1/2m पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स के बराबर है, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आपका है -1/2m पी स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपका पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आ गया -1/2m इंटू पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और p आपका किसके बराबर था? -1/2m। पी स्क्वायर आपका पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स के स्क्वायर के बराबर था, और पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स हमने लिया है इस तरह से कि s के अंदर एक फंक्शन ऑफ x ले लिया, बाकी को सेपरेट कर दिया, t वाले हिस्से को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ऐसा आपने इस तरह से लिया। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि अगर s जितने कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट हो, लेट अस से कि s r और थीटा पे डिपेंडेंट है, तो आप एक कहोगे कि ये जी s r है और s थीटा है, ये s के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, s r और s थीटा इसके दो पार्ट्स बन गए। ठीक है, r वाला अलग कर दिया, थीटा वाला अलग कर दिया, ताकि हमें सवाल हल करने में आसानी हो। अब सिर्फ आपका s जो था वो डिपेंडेंट था x और t पे, तो मैंने एक फंक्शन ऑफ x ले लिया, साथ में मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज है जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट है, वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक फंक्शन ऑफ t बन गया। ठीक है, अपनी आसानी के लिए ये किया। अच्छा, पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स जब आपका था तो वो आपका पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स में रिड्यूस हो गया था, और या डी एफ बाय डी एक्स में रिड्यूस हो गया था, और ये आपको पता है कि -a/2m है, -a²/2m। इसका मतलब है कि पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आपका है -a²/2m। तो s किसके बराबर हुआ यहाँ से? -a²t/2m के बराबर, यानी कि आपका ये t वाला पार्ट जो है, लेकिन पार्शियल एस बाय पार्शियल टी सॉरी आपका किसके बराबर था? पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आपका e के बराबर था, -e के बराबर, -e आपके पास हो गया -a²/2m। तो आपका s किसके बराबर हुआ? आपका s इनफैक्ट था f ऑफ x माइनस et। ठीक है, f ऑफ x की बजाय इसकी वैल्यू लगाती हूँ ax माइनस c, और माइनस e की बजाय इसकी वैल्यू लगाती हूँ +a²/2m, और माइनस e की वैल्यू है ये, माइनस e की वैल्यू है -a²/2m टाइम्स t। तो आपका s जो है वो बन गया ax माइनस a²/2m t माइनस c। ये आपका आ गया s, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है। We have no simple way to express this in terms of q। हम इसको q में नहीं, इससे ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स इज साइक्लिक। क्योंकि आप देख सकते हो कि h के अंदर x तो है ही नहीं, साइक्लिक है x। However, we knew that the new Hamiltonian must vanish। हाँ, ये हमें पता है कि जो नया हैमिल्टोनियन है उसको वैनिश होना चाहिए। So k should be equal to 0 and k should be equal to 0 का मतलब क्या है कि h प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल टी इसको 0 होना चाहिए, और पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आप यहां से देख सकते हो क्या आ रहा है -a²/2m। तो आप लिख सकते हो h की बजाय h की वैल्यू p²/2m, पार्शियल एस बाय पार्शियल टी की वैल्यू a²/2m, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपका p² a² के बराबर आ गया, या p आपका a के बराबर आ गया, जो शो कर रहा है कि आपका p कांस्टेंट है। और इसके लिहाज से आप कह सकते हो कि p a के बराबर है, और इनिशियल वैल्यू जो भी p की होगी वो थ्रू आउट रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम जी p की बजाय p0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रिंसिपल फंक्शन आपका जो बन जाएगा एस एक्स p0t, वो अब किसके बराबर आ गया? क्योंकि आप कांस्टेंट को जरा, क्योंकि इनिशियली ले रहे हो ना, इनिशियल वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो कांस्टेंट को तो आप निकाल दोगे। आपका s आ गया p0x माइनस p0²/2m टाइम्स t। अब जनरेटिंग फंक्शन इस टाइप का लेने के लिए हम क्या सेट करें? हम f को -p0q प्लस s सेट करें खुद से। ठीक है, f और s के दरमियान रिलेशनशिप तो होगा ना,
क्या रिलेशनशिप होगा? एफ इज माइनस पी नॉट क्यू प्लस एस। अब आप देखो कि यहां से हमारे पास क्या आता है, सो डेट पी डी एक्स माइनस एच डी टी किसके बराबर है? पी नॉट डी क्यू माइनस के डी टी प्लस डी एफ। आपके पास के था एच प्लस डी एफ बाय डी टी, ठीक है जी, और एफ आपका है माइनस पी नॉट क्यू प्लस एस। तो अब आप वो डी टी से सारे को मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट अगर करो, आपके पास क्या आएगा? पी डी एक्स माइनस एच डी टी माइनस पी नॉट डी क्यू माइनस के डी टी प्लस डी एफ। और जब आप यहाँ पे एस की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ इन टर्म्स ऑफ एस आपने लिखा है, ठीक है, डी एफ की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आएगा पी डी एक्स माइनस एच डी टी इक्वल टू पी नॉट डी क्यू माइनस के डी टी माइनस पी नॉट डी क्यू माइनस क्यू डी पी नॉट। ये डी एफ से आ रहा है, ये सारी चीजें डी एफ से आ रही हैं। अगर एफ ये है तो डी एफ क्या होगा? माइनस पी नॉट डी क्यू माइनस क्यू डी पी नॉट प्लस partial s by partial x, s is a function of x and s is a function of p naught, partial s by partial p naught d p naught and s is a function of t। ये आ गया। df की बजाय ये पांचों वैल्यूज आप पुट कर लो। जब ये पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये टर्म्स एज इट इज, ये पांचों टर्म्स आपको ds के हिसाब से मिलती हैं और यहां से आपके पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? ये देखो, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। dx वाली टर्म्स को कंपेयर करो, ds बाय dx इक्वल टू p, p आपके पास आ गया पार्शियल s बाय पार्शियल x। अच्छा जी, डी पी नॉट वाली टर्म्स पार्शियल s बाय पार्शियल p नॉट इक्वल टू q और k और h के दरमियान रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? k इक्वल टू h प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल t। ये तीन रिलेशनशिप्स आपको यहां से मिल गए हैं। काम हम वही कर रहे हैं पुराने वाला, लेकिन बस ये कि नाम शाम इसके अंदर है। बिकॉज p इज इक्वल्स टू पी नॉट द न्यू हैमिल्टोनियन k इज जीरो। क्योंकि p और p नॉट बराबर है इसलिए ये नया हैमिल्टोनियन k जो है ये जीरो है। इसका मतलब है कि p नॉट और q दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट होंगे तभी k आपका जीरो आएगा। अब x और p के लिए हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से p तो p नॉट हमारे पास निकल आया, x इन टर्म्स ऑफ q फाइंड आउट कर लेते हैं। x आपके पास आ गया q प्लस p नॉट ओवर m टाइम्स t। वी सी डेट द न्यू कैनोनिकल वेरिएबल्स, अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे नए कैनोनिकल के वेरिएबल्स हैं q और p नॉट, दे आर जस्ट द इनिशियल पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मोशन। वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और मोमेंटम है मोशन के, एंड देयरफॉर टू डिटरमिन द मोशन, और इसीलिए वो मोशन को डिटरमिन करें। द फैक्ट दैट नोइंग q एंड p नॉट इज इक्विवेलेंट टू नोइंग द फुल मोशन रेस्ट हियर ऑन फैक्ट दैट s जनरेट मोशन अलोंग द क्लासिकल पाथ। अब q और p नॉट की का हमें जब पता चल गया तो s जो है वो जनरेट कर रहा है मोशन को अलोंग द क्लासिकल पाथ, और s जो है वो आपका इन्हीं पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने कहा था कि आपका s x और t पे डिपेंडेंट है, जो बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको q का रिलेशनशिप विद x मिल गया, x की बजाय आपका q पे आ गया और p नॉट पे डिपेंडेंट हो गया आपका x। तो इसका मतलब ये है कि q p नॉट पता चल जाए तो आप वहां से जनरेट करा सकते हो मोशन को। We can use Hamilton's principal function as a generating function, but treat p naught as the old momentum and x as the new coordinates to reverse the process above and generate x and p। हम हैमिल्टन के प्रिंसिपल फंक्शन को एज जनरेटिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रीट करेंगे p नॉट को एज ओल्ड मोमेंटम और x को एज न्यू कोऑर्डिनेट, ताकि हम ये सारा प्रोसेस रिवर्स करके x और p को जनरेट करा सकें। बात ये हुई है कि जब हम x हमारे पास पुराना हैमिल्टन का फंक्शन था, p हमारे पास पुराना मोमेंटम था, रिस्पेक्टिव मोमेंटम, उसे हमने जनरेटिंग फंक्शन जो है वो निकाला है। h हमारे पास था, h से हमने जनरेटिंग फंक्शन निकाला और जनरेटिंग फंक्शन हमने s के नाम से निकाला हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की हेल्प से, और s हमारे पास जो भी आ गया वो ऐसा s था जिसकी मदद से आपका k जीरो हो गया और रिलेशनशिप आपको मिल गया
मोमेंटास के दरमियान और आपको सेकंड रिलेशनशिप अब कोऑर्डिनेट्स के दरमियान मिल गया। हम कहते हैं जो पुराने कोऑर्डिनेट्स x हैं, नए कोऑर्डिनेट q है। पुराना मोमेंटम p था, नया मोमेंटम q के अकॉर्डिंगली p नॉट आपने निकाल लिया जो कि पुराना इनिशियल मोमेंटम था, और उसके हिसाब से आपने देखा कि पुराना और नया मोमेंटम बराबर है, जबकि पुराने और नए कोऑर्डिनेट्स के दरमियान s की वजह से एक रिलेशनशिप डिफाइन हुआ है और वो रिलेशनशिप वहां से रिवर्सली भी जा सकता है। ठीक है, अब ये था फॉर ए सिंगल कैनोनिकल वेरिएबल x आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या आती हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमने कहाँ से निकाला, p की हेल्प से निकाला। अब p जो है अभी तक जो हमने अभी डिस्कस किया है वो है सिर्फ p एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से, x के हिसाब से। ये भी हो सकता है कि आपका मोमेंटम वेक्टर हो, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो, px, py और pz। ऐसी सूरत में px जो है वो आपके sx के बराबर होगा, py आपके sy के बराबर होगा और pz आपके sz के बराबर होगा। ठीक है, s के भी आपके 3 कंपोनेंट्स होंगे। जनरेटिंग फंक्शन भी उसी हिसाब से आएगा जैसे आपका मोमेंटम वेक्टर आता है। अब नेक्स्ट जो है वो 3 डायमेंशन में पार्टिकल मोशन के हिसाब से। अब आप देखना कि जनरेटिंग फंक्शन क्या बनता है। कंसिडर ए पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। हम कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इसका मतलब ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें पता है mgz होता है या mg इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे हाइट z ली गई है तो v जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल फंक्शन आपका mgz है। काइनेटिक एनर्जी T है विच इज हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल टाइम आपने लिया है t नॉट इक्वल टू 0। एक्शन प्रिंसिपल आपका क्या बन गया है, s इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t l dt। एक्शन प्रिंसिपल आपका क्या बनता है, एक्शन प्रिंसिपल आपका होता है s इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रल इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक L dt। यही था ना, चेंज इन L, वेरिएशंस इन L। ऐसा आपका था इंटीग्रल 0 टू t L dt। L की बजाय L की वैल्यू निकालिए। यहाँ से आप कॉन्जुगेट मोमेंटा कर सकते हो। आपको L में से लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ना S लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली L लो t माइनस v और वहां से आप कॉन्जुगेट मोमेंटा निकालो। ये करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप चाहो तो आप S से निकालो, चाहो तो आप डायरेक्टली वहां से ही निकालो L से। कॉन्जुगेट मोमेंटा अगर आप निकालोगे तो आपके पास px mx डॉट बन गया, py मोमेंटम का y कंपोनेंट my डॉट आएगा और z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम mz डॉट आएगा। हैमिल्टोनियन आप निकालोगे, आपके पास px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर ओवर 2m प्लस mgz आ गया। अब x और y साइक्लिक हैं। क्यों साइक्लिक है, पार्शियल h बाय पार्शियल t 0 है। साइक्लिक की डेफिनेशन याद करो ना, साइक्लिक क्यों है। यहां देखो तो आपको हैमिल्टोनियन में कोई x नहीं नजर आ रहा, कोई y नहीं नजर आ रहा। योर हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट px, py एंड pz। टाइम कोऑर्डिनेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पार्शियल h बाय पार्शियल t आपके पास 0 है। कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटा जो हैं, अगर x और y साइक्लिक हैं, अगर आपके x और y साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं तो px और py आपके कंजर्व्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, px और py आपके कंजर्व्ड मोमेंटम कंपोनेंट्स हैं। और वहां से आपके पास क्या आ गया, E बराबर h के, और ये जो E है ये भी कंजर्व होगी क्योंकि px और py कंजर्व है। अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन आपकी क्या बन गई, आपने px की बजाय पार्शियल s बाय पार्शियल x रखा, py की बजाय पार्शियल s बाय पार्शियल y रखा और pz की बजाय पार्शियल s बाय पार्शियल z रख देना है व्हेन योर s इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। अब s को आप एक सेपरेबल फंक्शन को, जो आपका s है इसका एक x कंपोनेंट है जो सिर्फ x डिपेंडेंट है, s का एक y कंपोनेंट है जो सिर्फ y डिपेंडेंट है और s का एक z कंपोनेंट है जो सिर्फ z डिपेंडेंट है। ठीक है, हमने सेपरेबल वेरिएबल्स कर दिए हैं, वेरिएबल्स की सेपरेशन कर दी है ताकि हमारी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जरा आराम से सॉल्व हो जाए।
अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में आपने पी एक्स की बजाय पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स लगाया, पी वाई की बजाय पार्शियल एस बाय पार्शियल वाई लगाया है और पी जेड की बजाय पार्शियल एस बाय पार्शियल जेड लगाया है। आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बन गई 1/2m पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल जेड का स्क्वायर प्लस mgz इक्वल टू हैमिल्टोनियन की बजाय आपके पास क्या आएगा माइनस पार्शियल एस बाय पार्शियल टी बिकॉज k इज 0। ठीक है जी, आपका k 0 है और आपका h जो है वो माइनस पार्शियल एस बाय पार्शियल टी के बराबर है। अब आपने s इस सूरत में ले लिया है कि s के जो 3 स्पेस कंपोनेंट्स हैं वो आपने सेपरेट कर दिए हैं और टाइम कंपोनेंट को हैमिल्टोनियन के हिसाब से लिखा कि इट इज इक्वल्स टू माइनस ई टी। अब जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं 1/2m। अब पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स, क्योंकि आपका s जो है वो किन पे मबनी है एस एक्स प्लस एस वाई प्लस एस जेड माइनस ई टी, इसके बराबर है। तो पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स आपका किसके बराबर हुआ एस एक्स कॉमा पार्शियल एस एक्स ओवर पार्शियल एक्स के बराबर। पार्शियल एस बाय पार्शियल वाई आपका बराबर हुआ पार्शियल एस वाई ओवर पार्शियल वाई के बराबर और इसी तरह पार्शियल एस ओवर पार्शियल जेड आपका बराबर हुआ पार्शियल एस जेड ओवर पार्शियल जेड के बराबर और पार्शियल एस बाय पार्शियल टी आपका माइनस ई के बराबर हो गया। जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे अपने हैमिल्टोनियन में तो आपके पास ई इसके बराबर आ गया और उसके बाद आगे हम क्या कर रहे हैं, हम 2m से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया पार्शियल एस एक्स बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल एस वाई बाय पार्शियल वाई होल स्क्वायर प्लस पार्शियल एस जेड बाय पार्शियल जेड होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर जी जेड इक्वल टू 2me। और ये कब पॉसिबल होगा, अब हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की कोशिश की है कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पार्शियल एस एक्स बाय पार्शियल एक्स होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर एंड पार्शियल एस वाई बाय पार्शियल वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। क्योंकि हम इसका सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, हम इस सारे को अल्फा पुट कर रहे हैं और इस सारे को बीटा पुट कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि जी ये तो कांस्टेंट है। वजह क्या है, कांस्टेंट क्यों इसको पुट किया, क्योंकि आपके पास एक्स और वाई साइक्लिक हैं। अच्छा जी, अब इनको हमने अल्फा और बीटा पुट कर दिया तो आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो z में ही रिड्यूस हो गई है, पूरी इक्वेशन z में आ गई है। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आसान होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बजाय वजह से आपने पार्शियल एस एक्स बाय पार्शियल एक्स को अल्फा पुट किया और पार्शियल एस वाई बाय पार्शियल वाई को बीटा पुट किया है और वहां से आप अब इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हो और इक्वेशन आपकी सिर्फ z में आ गई है। पहली दो इक्वेशन आपको क्या देंगी, क्योंकि आपका पार्शियल एस एक्स बाय पार्शियल एक्स जो है वो अल्फा के बराबर है तो आपका एस एक्स जो है वो अल्फा एक्स प्लस c1 कांस्टेंट के बराबर है। इसी तरह पार्शियल एस वाई बाय पार्शियल वाई आपका बीटा के बराबर है तो एस वाई आपका बीटा वाई प्लस c2 के बराबर है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि जो इस इक्वेशन में ये वाली साइड जो है, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट है तो गैमा स्क्वायर के बराबर हमने खुद से अज्यूम कर ली। जब गैमा स्क्वायर के हिसाब से अज्यूम कर ली तो हमारे लिए ये इक्वेशन सॉल्व करना निस्बतन आसान हो गया। इक्वेशन क्या थी, पार्शियल एस जेड बाय पार्शियल जेड होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर जी जेड इक्वल टू गैमा स्क्वायर। मेरे पास ये थी कि अब पार्शियल एस जेड बाय पार्शियल जेड का स्क्वायर मेरे पास था गैमा स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर जी जेड। ठीक है जी, अब इसका अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से एस जेड आप लोग क्या होगा, इंटीग्रल अंडर रूट गैमा स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर जी जेड डी जेड और इंटीग्रेट हम कहाँ से कर सकते हैं, जेड नॉट से जेड तक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले को अपनी आसानी के लिए एक्साई पुट कर रहे हैं, सॉरी ईटा पुट कर रहे हैं। ईटा जब पुट किया ये देखें ना, एक्साई आपका ये होता है। ठीक है, आपने एक्साई पुट कर दिया, एक्साई पुट किया तो ईटा जो है, सॉरी ईटा आपका ऐसे होता है, ये आपका एक्साई है। एक्साई जब आपने पुट किया गैमा स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर जी जेड
तो एस जेड आपके पास आ गया -1/2m² इंटीग्रल जेड नॉट से जेड अंडर रूट गैमा अंडर रूट एक्साई डी एक्साई। ठीक है, अब देखें ना, एक्साई आपका क्या था, गैमा स्क्वायर -2m² जी जेड, हमारे पास ये इसका अंडर रूट था, सॉरी ये एक्साई था। डी एक्साई क्या होगा, -2m² जी डी जेड। डी जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, डी जेड आपके पास आ गया डी एक्साई बाय -2m² जी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे एक्साई की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा एक्साई और ये बन जाएगा डी एक्साई ओवर -2m²। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आपके पास आएगा -1/3m² जी गैमा स्क्वायर -2m² जी जेड रेज टू पावर 3/2 माइनस गैमा स्क्वायर -2m² जी जेड नॉट रेज टू पावर 3/2। ये आपका आ गया एस जेड। अच्छा, तो आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन क्या बन गया, एस इक्वल टू एस एक्स प्लस एस वाई प्लस एस जेड माइनस ई टी। अब इसके अंदर आप एस एक्स की वैल्यू लगा देंगे, एस वाई की वैल्यू लगाएंगे, एस जेड की वैल्यू लगाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यू एस की निकल आई और इररेलेवेंट कांस्टेंट को हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये आपका बन गया जनरेटिंग फंक्शन। इस जनरेटिंग फंक्शन को यूज करेंगे और नए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। नए कोऑर्डिनेट्स आपके जो हैं वो निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, ये जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस आपके पास आएंगे यहां से। पी आई आपका पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स आई था, क्यू आई आपका पार्शियल एस बाय पार्शियल पाई आई था, के आपका एच प्लस पार्शियल एस बाय पार्शियल टी था। पहली दो इक्वेशंस आपको क्या देंगी, पार्शियल एस बाय पार्शियल एक्स पी एक्स देगा अल्फा है, पी वाई आपका पार्शियल एस बाय पार्शियल वाई देगा बीटा है, पी जेड जो है वो जाहिर है आपको कुछ देगा, यहाँ से ये चीज आपको कुछ देगी, वो आपके पास आया अंडर रूट ऑफ गैमा स्क्वायर -2m² जी जेड, वो आपके पास आ गया अंडर रूट 2m ई माइनस पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m माइनस पी वाई स्क्वायर ओवर 2m माइनस एम जी जेड। और फाइनली शो के जो फाइनल है ये वाला, ये आपको क्या शो करेगा, पार्शियल एस बाय पार्शियल टी ई के बराबर है और के आपका 0 है, एच आपका ई के बराबर है, तो एच इक्वल टू ई। तो एनर्जी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2me इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको उस इक्वेशन में पुट करके वहां से लाना है। पी जेड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी की बजाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर लगा दिया, बाकी एज इट इज। और एस आपका जनरेटिंग फंक्शन ये ऑलरेडी मौजूद है, एनर्जी की बजाय आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर पुट कर दिया, ये आपका फाइनल जनरेटिंग फंक्शन आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप अल्फा बीटा गैमा को लेते हो एज न्यू वेरिएबल्स, तो आपके पास क्यू एक्स क्या आता है, पार्शियल एस बाय पार्शियल अल्फा। ठीक है, आप सारे एस को आप अल्फा बीटा गैमा में ले आए हो, तो क्यू एक्स आपका आ गया पार्शियल एस बाय पार्शियल अल्फा विच इज एक्स माइनस अल्फा ओवर एम टाइम्स टी। क्यू वाई आपका आया पार्शियल एस बाय पार्शियल बीटा विच इज वाई माइनस बीटा ओवर एम टाइम्स टी। और क्यू जेड आपका आ गया पार्शियल एस बाय पार्शियल गैमा विच इज दिस थिंग। और ये क्यों आया, देखो यहां पे हमने क्या किया, पी आईज को डिफाइन किया, पी आईज को हमने डिफाइन करके वहां से एस जो है उसको रीजनरेट किया। अब हम क्यू आईज को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गैमा, और जब आप ये ले आओगे तो आप एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हो, x जो है वो क्यू एक्स प्लस अल्फा ओवर एम टी है, y जो है वो क्यू वाई प्लस बीटा ओवर एम टी है, और क्यू जेड किसके बराबर है, उसके लिए आपको ये स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके तो फिर लाना पड़ेगा यहाँ माइनस गैमा ओवर एम स्क्वायर जी अंडर रूट गैमा स्क्वायर माइनस 2m सॉरी गैमा स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर जी जेड इक्वल टू क्यू जेड प्लस 1 ओवर एम गैमा टी आ गया। और यहाँ से आपके पास गैमा स्क्वायर और जेड के रिलेशनशिप आ जाएगा, -2m स्क्वायर जी जेड इक्वल टू m स्क्वायर जी क्यू जेड ओवर गैमा
विद नेगेटिव साइन माइनस mgt, इसका आ जाएगा g स्क्वायर, और फिर इसमें से ये गैमा स्क्वायर आप इधर ले आओ, गैमा स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जब आप z लाओगे तो 1/2 m स्क्वायर g इंटू गैमा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी m स्क्वायर g क्यू z ओवर गैमा प्लस m g t का स्क्वायर, ये आ गया, ये आपका z आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ गैमा, और उसके बाद फिर हमने ये क्यू z और सारा कुछ ये इन्वॉल्व कर दिया बीच में। तो आप बड़े आराम से यहाँ से क्यू z निकाल सकते हो, z को इन टर्म्स ऑफ हमने क्यू z निकाल दिया, क्यू z गैमा टी m एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। और हम इसी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि z नॉट किसके बराबर होगा, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, z आपका z नॉट के बराबर होगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर g ओवर 2 गैमा स्क्वायर ओवर m4 g स्क्वायर माइनस क्यू z स्क्वायर, माइनस ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई, आपके पास आ गया जी यहाँ से गैमा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 1/2 m स्क्वायर g माइनस क्यू z स्क्वायर mg ओवर 2 गैमा स्क्वायर, ये आपका आ गया z नॉट, यही चीज आ गई। और जब इसका आप टाइम डेरिवेटिव लोगे वो किसके बराबर होगा, माइनस mg क्यू z ओवर गैमा के मुताबिक। अब इसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मोशन की बात हो रही है, ये मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगी, इसकी डिटेल जो है वो आप लोग खुद इन स्लाइड से देखो और इनको करो, आप वहाँ पे पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो स्लाइड को, और उसके बाद यहाँ से देख के आप खुद ट्राई कर सकते हो। हैमिल्टोनियन फ्री पार्टिकल का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस पी फाइव स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू आर थीटा फाइव होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन सेपरेबल है, सेपरेबल किस लिहाज से है कि आप वो जो फंक्शन है u को इन टर्म्स ऑफ, हमने क्या किया है कि ये जो पोटेंशियल फंक्शन है ना, इसको भी इन टर्म्स ऑफ u r u थीटा और u फाई लिख लिया ताकि हमारी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लीटली सेपरेबल सॉल्यूशन, हम कहते हैं कि s जो है वो s r r प्लस s थीटा थीटा प्लस s फाई फाई माइनस e t इसका सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में डालते हैं, जब हम उसमें डालेंगे तो हमारे पास आ गया 1/2m पार्शियल एस आर बाय पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल एस थीटा बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल एस फाइव बाय पार्शियल फाइव होल स्क्वायर प्लस ये u की सेपरेशन सेपरेबल वेरिएबल्स के हिसाब से आ गई इक्वल टू e, ये आपका सोल्यूशन बना। अब उसके बाद हमने करना वही सारा कुछ है, और नई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई, उसकी आपने सक्सेसिव इंटीग्रेशंस करनी है और उसको सॉल्व करना है, और आपने वहां पे कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं। अब आप देखो अगर तो ये जो हैमिल्टोनियन है इसमें आर थीटा फाई, ये सारे के सारे इस हैमिल्टन इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक कोई नहीं है। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक इक्वेशन फाई में है, तो आपके पास पार्शियल स्क्वायर एस बाय फाई बाय पार्शियल फाई स्क्वायर प्लस 2mu फाई फाई इक्वल टू गैमा फाई है, वेयर गैमा इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। हमने पहले इस वाले पार्ट को लिया है और इसको सॉल्व किया है गैमा फाई के लिए। फिर उसके बाद जो गैमा फाई का वैल्यू डिपेंडेंस आ गई है वो अपनी जगह, वो कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, ये वाली हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ गैमा फाई, ठीक है, वो अज्यूम्ड कांस्टेंट ऑफ मोशन है। एक को हमने अज्यूम कांस्टेंट ऑफ मोशन रखा ताकि हमारी इक्वेशन इजी हो जाए। जब वो इक्वेशन इजी कैसे होगी, वहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे फॉर थीटा, थीटा के लिए सॉल्व करें, और उस सारे को हम कहते हैं कि जी ये इक्वेशन गैमा थीटा के बराबर है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन जस्ट करने हैं, हमने कहा इसको गैमा फाई के बराबर, उसके बाद ये गैमा फाई इन्वॉल्व के साथ जो टर्म्स आ रही हैं 3 गैमा थीटा के बराबर, और उसके बाद गैमा थीटा के साथ जो टर्म्स आ रही हैं उसको हम ऑलरेडी वो ई के बराबर हो रही हैं। अब आप इंटीग्रेशन करोगे और सक्सेसिव इंटीग्रेशन जब आप करते जाओगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है।
आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा और वो फाइनल वो रिजल्ट होगा जो आपकी हैमिल्टन जैकोबी सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन जरा टफ है, इसलिए मैं नहीं दे रही, आप बस जस्ट इसको ट्राई करना, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे ना तो आपके 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इसको सॉल्व ना करें, आप इसको सॉल्व जरूर करें, कोशिश करें, कोशिश करने से ही आता है। अब ये है कि एट द एंड आपने अब फाइनल एग्जाम देना है। फाइनल एग्जाम के लिए आपने टोटली सारा का सारा कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल द 32nd लेक्चर अब तक का अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बुक्स से भी देखें, अपने वो जो दूसरी बुक्स हैं उनसे भी देखें। उसके अलावा ये है कि आप अपने क्विज़ेस पुराने देखें, अपनी असाइनमेंट्स देखें, सब में से देखें और फाइनल एग्जाम की तैयारी करें। फिर ये कि फर्दर आपके, मैंने आपको पहले भी साथ साथ भी मैं आपको कहती गई हूँ कि जी आप एग्जाम्पल करें, आप इधर से करें, उधर से करें, आप नेट से देखें, आप बुक्स से देखें, एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ बुक्स यूज़ करें। लाजमी नहीं है कि जो बुक्स मैंने बताई हैं आप उन्हीं में से प्रिपरेशन करें। इट्स ओवर टू यू, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जो बुक्स हैं लाजमी नहीं है कि आप उसी में से प्रिपेयर करें, आप इधर उधर से देखें और एग्जाम्पल्स करें, खुद प्रैक्टिस करें। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो डायनामिक्स की सही समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है इसके सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं। और क्विज़ेस का एक दफ़ा फिर मैं आपको हिसाब किताब बता दूं कि ये जो क्विज़ेस हैं ओवरऑल आपके 4 हुए हैं और इन चारों के कलेक्टिव मार्क्स जो हैं वो 15 हैं। असाइनमेंट्स आपकी 4 हुई हैं, चारों के कलेक्टिव मार्क्स जो हैं वो आपको एज मार्क्स फ्रॉम 10 मार्क्स वो दिए जाएंगे। और आपका जो सेशनल 1 है वो आपका 10 मार्क्स का है, सेशनल 2 जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। इस तरह टोटल आपके जो 50 मार्क्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं, जो अब तक हो चुके हैं। अब आपका फाइनल टर्म जो पेपर है वो 3 आवर्स का है और फाइनल टर्म पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है जी। उसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, उसमें ज़ाहिर है लंबे क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें छोटे क्वेश्चंस भी होंगे। 3 आवर्स आपके कम्प्लीटली एंगेज होंगे और आपको पता है कि पेपर इस किस्म का होता है कि जिसमें एक दफ़ा भी सर नहीं उठाया जा सकता। तो आप बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करें। एनालिटिकल डायनेमिक्स दो देखने में ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन आप हिम्मत करें, कोशिश करें तो पेपर आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो फिर पेपर नहीं अच्छा हो सकता। कुछ लोग क्या करते हैं कि जी कोशिश, हम तो जी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करना तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ करें। तो दुआ करना, दुआ भी उसी सूरत में की जा सकती है अगर आपने कोशिश की हो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ और सिर्फ दुआओं के जोर पे चल रहे हैं तो फिर तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। आपका काम तभी होगा जब आप कोशिश करें, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, जितना कर सकें उतना करें। उसके बाद फिर आप कहें बड़ों को कि या खुद दुआ करें या बड़ों को दुआ के लिए कहें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने कोशिश की है। तो अगर आप इसके लिए कोशिश करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ जी आपका आखिरी लेक्चर एंड अप करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि आखिरी लेक्चर में आपका फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सारा का सारा कोर्स इन्वॉल्व होगा। दैट इज़, अगर मैं इधर से जाऊं जी इसकी फर्स्ट स्लाइड पे, स्टार्ट की स्लाइड पे, कोर्स आउटलाइंस पे, तो ये सारा का सारा उसके अंदर काइनेमेटिक्स भी होगा, उसमें लैग्रांजियन मैकेनिक्स भी होगा, लैग्रांजियन मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, आपको काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, डीएल नंबर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड भी मिलेंगे, वेरिएशनल कैलकुलस से रिलेटेड भी मिलेंगे। मैं ओवरऑल पेपर ऐसा ही बनाती हूँ कि जिसके अंदर सारा का सारा कोर्स जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। और सारा का सारा कोर्स इक्वली वेटेज का होता है। अब कई दफ़ा ये होता है कि हम क्या करते हैं, लैग्रांज इक्वेशन, स्टूडेंट कहता है अच्छा जी लैग्रांज इक्वेशन से ही आएगा क्वेश्चन, अच्छा जी चलो जी ये तो सिर्फ लैग्रांज इक्वेशन आ गई है। वो लैग्रांज इक्वेशन नहीं होती, पीछे आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होगा, तो आप लैग्रांज इक्वेशन करोगे ना सॉल्व। अच्छा जी ये सिर्फ हैमिल्टोनियन इक्वेशन आ गई हैं। अब ये भी आपके इस किस्म के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि हाँ जी कंपेयर करें, कंपेयर करके लिखें। तो कंपेयर करने के भी मार्क्स होते हैं, उसको एनालाइज करने के भी मार्क्स होते हैं। ओवरऑल आपने पूरा ये एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स एनालिटिकल डायनेमिक्स पढ़ा है। एनालिटिकल का क्या मतलब है यहाँ से समझने वाला, एनालिसिस किया आपने डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स को आपने क्लासिकल के रुख से देखा, आपने लैग्रांजियन के रुख से देखा, आपने हैमिल्टोनियन के रुख से देखा,
आपने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस के रुख से देख लिया कि अच्छा जी हैमिल्टोनियन जो है वो पुराने नए कोऑर्डिनेट्स के दरमियान कैसे होगा। ये आपने सारा एनालिसिस किया, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, एनालिसिस आप बाय पार्ट्स करते हो। ओवरऑल मैथमेटिक्स जो आपने शुरू से लेके अब तक पढ़ा वो किस लिए होता है, वो आपके माइंड की बेटरमेंट के लिए होता है। आप एनालिसिस करते हो, उससे आपका माइंड का एक पार्ट है, ब्रेन का एक पार्ट है जो एनालाइज करता है चीज़ों को। और ये सिर्फ एनालिसिस जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ये आपका एनालिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की आप हर चीज़ देखो तो आप उसका दूसरों से बेहतर एनालिसिस कर सकते हो। आपके माइंड को ये कुव्वत दे रहा। इसीलिए तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर एक बंदे का एनालिसिस अच्छा है तो वो हर चीज़ एनालिसिस कर सकता है। वो सिर्फ सब्जेक्ट एनालिसिस नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करेगा, उसी लिहाज से, उसी ब्रेन से करेगा जिसका एनालिटिकल पार्ट मैथमेटिक्स से मजबूत हुआ है। आपका मैथ्स अच्छा है तो आप हर चीज़ पढ़ सकते हो, आप बड़े अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप बड़े अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। मैथ्स नहीं अच्छा तो ना आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप अच्छे कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं, ना आप अच्छे ज्योग्राफिस्ट बन सकते हैं। आपका एनालिसिस पार्ट अच्छा होना चाहिए। अब आप तो बनी मैथमेटिशियन रहे तो आपका तो एनालिसिस सबसे अच्छा होना चाहिए। तो एनालिसिस तभी अच्छा होगा अगर आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। और मैथमेटिक्स में क्योंकि एनालिटिकल डायनामिक्स इसका एक पार्ट है तो आप डायनामिक्स की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा पेपर दें। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हैव वेरी गुड मार्क्स इन योर पेपर्स। और जी बहुत अच्छा पेपर करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट लाएं, बड़े अच्छे नंबर लें। मे अल्लाह बी विद यू। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आखिरी लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छी सी तैयारी करें, अच्छे पेपर्स दें, अच्छे मार्क्स लें। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।